simplified and somewhat introduce what is accounting. और हमने कहा था कि आज हम इसको लिंक करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूजेज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन विल गो अहेड। इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा कल अगर रिकॉल कर लें वट एवर वी हैव डिस्कस्ड लास्ट डे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का डिफ़ाइन करते हुए मुख्तलिफ़ लोगों ने इजहार किया था, जिसमें ट्रांजैक्शंस का वर्ड आया था, जिसमें रिकॉर्डिंग आया था, इंटरप्रिटेशन, समराइज, क्लासिफिकेशन भी था। तो हमने इन तमाम चीज़ों को अलाइन करके कुछ जैसे आप बयान कर रहे थे उसी को अगर डिफ़ाइन करने की कोशिश की, तो अकाउंटिंग आपने कहा कि रिकॉर्ड करने का नाम है, क्लासिफाई करने का, समराइज़ करने का, इंटरप्रेट करने का। what to record, what to classify, what to summarize, what to interpret, तो वो ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात हुई थी। तो ऑल दोज इवेंट्स विच आर अकरिंग इन द बिजनेस एंड विच आर ऑफ मॉनेटरी नेचर, मनी इन्वॉल्वमेंट शर्त है, मनी रिसीव करना या पे करना शर्त नहीं है। सो ऑल दोज इवेंट्स विच आर अकरिंग इन द बिजनेस एंड आर ऑफ मॉनेटरी नेचर आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस, और उनको रिकॉर्ड, क्लासीफाई वगैरह करना, समराइज और इंटरप्रेट करना, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम है। बट अल्टीमेटली हमने कहा था कि इसका ऑब्जेक्टिव, इस सारे काम को करने का जो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ बेनिफिट्स लोग कल जिक्र कर रहे थे, तो हमने क्लास को स्टार्ट में कहा था कि एंड पे उन बेनिफिट्स के हवाले से बात करेंगे। तो वो जो बेनिफिट है या ऑब्जेक्टिव था, वो इनफैक्ट यूज़र्स को ये सारी इंफॉर्मेशन देना था। यूज़र्स को ये इंफॉर्मेशन देने से मुराद, जो हमने रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया या समराइज, इंटरप्रेट किया, ये सारे के सारे काम कर लेने के बाद इनफैक्ट इस सारे काम को अकाउंटिंग में करने का ऑब्जेक्टिव यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बना सके, डिसीजन मेकिंग को आसान बना सके। कल यहाँ तक बात हुई थी और हमने कहा था जी हम जिक्र करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम उसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। जी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, मैं अभी बिगिनिंग में ले लेता हूँ जी सवाल, फिर आगे काउंटिंग करते हैं जी। हमजा, आपने हैंड रेस किया है, बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं। जी जी सर, आप आवाज़ आ रही है सर? जी मुझे आ रही है आवाज़। सर मैंने बेसिकली मेरी आज फर्स्ट क्लास से कल मैंने क्लास ली नहीं थी, तो आप मुझे काइंडली थोड़ा बता दीजिए कि सर जो कल का आपका रिकॉर्डेड लेक्चर था वो अभी तक पोर्टल पे अपलोड हुआ नहीं है। ये आपको यहाँ से जो ICMA के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता देते हैं, ओके, आप उनकी बात सुनिए। ठीक है। सर जी लेक्चर इनका ऑलरेडी अपलोडेड है, वो अपने पोर्टल पे जाके देखें, लेक्चर अपलोडेड है। सर वो अब्दुल हसन कोई सर हैं, उनका अपलोडेड है, आपका कल का लेक्चर अपलोड नहीं है उस पे। तो मैंने देखा वो आपका लेक्चर नहीं है जी सर। जी चलेंगे, तो सुहेल साहब आपको बेहतर बता देते हैं, अगर नहीं है तो वो हो जाएगा जी। ठीक है सर। और सर बाकी जो आपने कल पढ़ाया था उसको थोड़ा ज़रा जी गो थ्रू मैं कर रीकैप दीजिएगा कर सर। रहा हूँ जेंटलमैन, मैं उसको ओके ओके, रीकैप करके आगे चलूँगा। डोंट ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी। तैयब अली भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हमजा अफजल। सर आवाज आ रही? जी बोलिए। सर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर नहीं ले सकते वो रिकॉर्डेड लेक्चर से अपना जो लेक्चर है वो ले सकते हैं, तो सर इसमें अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं आएगा? ये आपको ICMA की मैनेजमेंट टीम बताएगी, सुहेल साहब बता दें आप ये भी। जी ICMA की मैनेजमेंट टीम से आपको रब्ता करना होगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। ठीक है मेरा सर। ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि ये जो इस तरह का सवाल है इनका ज़ाहिर बात है मेरे पास तो उतना ख़ास जवाब नहीं होगा आपके लिए,
ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ना है तो ज़रा पढ़ने पे हम फोकस कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी कोई और, अगर कोई हाथ रेस करते हैं, हैंड रेस करने के बाद हैंड लोअर कर लिया करें। अगर आपको एक जर्नल से ही सवाल है तो अपने हैंड खुद ही लोअर कर लें। जी नजम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तैयब जी, कुछ अस्सलाम कहना वालेकुम चाह सर। रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। सर कल जो आपने स्लाइड शेयर की थी ना अकाउंटिंग की बेसिक्स की, जी रीड की है, उसमें थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है जी मैं सर। अभी मर्चेंट। उसको कंटिन्यू करूँगा। अभी जी चूँकि सर। मैंने वो सारे खुद नहीं बताई, आपको भेजी इसीलिए थी कि आप उसको पढ़ लें। जी सर। और अब मैं आप मज़ीद बात करता हूँ तो जो उसमें कंसर्न होगा फिर आप रेज़ कर लीजिएगा उसको। ठीक ठीक है है, जी। शुक्रिया। ये जो कल बात हुई थी उसमें हमने अभी तक अकाउंटिंग का जिक्र किया, और जो अकाउंटिंग का जिक्र हुआ तो उसके बाद आई हैव हाईलाइटेड। अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जी? कोई एक आप में से बता दे जिसका माइक खुला हुआ है। जी तैयब अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बता दें। ओके जी फाइन। जी निम्रा यू रेज्ड योर हैंड। एनीवेज ये आप बात को गौर से सुनिएगा बिकॉज आपके कुछ क्वेश्चंस आई वाज सेइंग कि आप क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर। मैं अब अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे उसके बाद मैं उन सवालों को ले लेता हूँ। फाइन। तो जो कल बात हुई थी मैंने ये कहा कि हमने ज़िक्र किया था व्हाट इज़ अकाउंटिंग, और उस अकाउंटिंग के हवाले से हमने फिर यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हवाले से बात की कि इस तमाम इंफॉर्मेशन का जो अकाउंटिंग के नतीजे में हम जनरेट कर रहे हैं उसका किसी न किसी को फ़ायदा है। तो हु दे आर, जिनको इसका फ़ायदा है। मैं चूँकि कल भी बताया था कि ये इंटरैक्टिव सेशन है, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूँगा और उनसे पूछूँगा कि वो अपनी राय का इजहार करें। इस तरह हमारी क्लास है बेहतर अंदाज में चल सकती है। खालिद जावेद साहब मैंने आपको अलाउ किया है, आप बताना चाहेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है इसके कोई यूज़र्स हैं या नहीं है? जी फतीहा यू आर अलाउड टू टॉक, आप बता दें। जी सर, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो दो तरह के हैं, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स। दैट्स ग्रेट। यहीं पे रुकेंगे और अब मेरी बात का आप जवाब देते जाइएगा और उसको आगे लेके चलेंगे फिर। इनफैक्ट हमने कल भी जो कि इस बात हो रही थी उसमें ये बात की थी कि वी हैव टू अज्यूम कि अगर हमारा अपना बिजनेस है, हम बिज़नेस के ओनर हैं, हम बिज़नेस के एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उस अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि कल हमने बात की कि ट्रांजैक्शंस होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, समराइज़ किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपने अकाउंटिंग को जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये रिकॉर्ड करने का काम समवट आप शायद वो जर्नल में करते हैं, क्लासिफाई करने का काम शायद आप लेजर में करते हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू कैटेगराइज ऑल दोज अकाउंट्स।
इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर देते हैं और समराइज वर्जन जो होता है उसका वो हमें अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड फाइनली जो आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, इंटरप्रिटेशन की स्टेज में लेके जाते हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन की स्टेज में जब लेके जाते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन यूज़र्स के लिए बन जाती है। अब वो यूज़र्स की बात आई तो उन यूज़र्स को आप समझ रहे हैं कि यूज़र कौन होगा, दो होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, वो बात की बात है। पहली बात, एवरीवन इज़ गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। जो कोई भी उस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट उठा रहा है, उठा सकता है, वो यूज़र कहलाएगा। अब वो यूज़र कौन कौन से हो सकते हैं उसके अंदर हम कैटेगरीज़ पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम कैटेगरीज़ की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात करते हैं कि हमारा अपना बिज़नेस है। अगर हमारा अपना बिज़नेस है तो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई यूज़र जो उस अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन निकल रही है उसका कोई यूज़र है, और अगर कोई यूज़र है तो वो कौन होगा। अब अगर हम उसको लिस्ट डाउन करना चाहें तो प्रॉबेबली जो बिज़नेस के ओनर है, ओनर क्या यूज़र होगा या नहीं होगा। मैंने ओनर की बजाय ओनर्स लिखा है। देयर माइट बी सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सिंगल ओनर होता है। देयर में भी पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज़्यादा ओनर होते हैं, तो वो एक से ज़्यादा ओनर होंगे जिन्हें पार्टनर्स कहते हैं। दे नीड द इन्फॉर्मेशन। और थर्ड नंबर पे अगर आप कॉर्पोरेशन की बात करें, कंपनी की बात करें, तो कंपनी के अंदर भी यूज़र्स होते हैं, ओनर्स जिन्हें आप शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो कंपनी के ओनर्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तमाम लोग उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र हैं। और कौन यूज़र हो सकता है? मुझे कैटेगरीज इंटरनल एक्सटर्नल अभी बात नहीं करेंगे, कोई और यूज़र हो सकता है जी। ये बताइए, आपकी आवाज़ कट रही है। कस्टमर्स हो सकते हैं। ओके जी, ओके फाइन जी। वजाहत आपने रेस किया, आप बताएंगे कौन हो सकता है यूज़र? यस सर, इंटरनल मैनेजमेंट हो सकती है। शाबाश। ओके, अब अगर मैंने जैसे बात की, इस चीज़ को इस अंदाज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये सारे के सारी चीज़ें हमारे से ही रिलेटेड हैं। अगर ये हमारे से ही रिलेटेड है तो फिर ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। मीन हमारा अपना बिज़नेस है। अगर हमारा अपना बिज़नेस है तो सबसे पहले हम खुद, मीन ओनर, हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर स्मॉल स्केल बिज़नेस है तो शायद बिज़नेस के सारे डिसीजन हम खुद कर रहे हैं, सारे काम भी खुद कर रहे हैं। सिंगल ओनरशिप जब होती है, आपके इल्म में है कि सिंगल ओनरशिप बिज़नेस के अंदर वी कैन से कि जो बिज़नेस के सारे काम है वही बंदा बिज़नेस का ओनर भी है, वही बंदा बिज़नेस का मैनेजर भी है। बट ऑन द अदर साइड अगर बिज़नेस थोड़ा सा स्मॉल स्केल से मीडियम लार्ज स्केल की तरफ जाता है तो वी नीड टू हायर द टीम। वो टीम हमें हायर करने की ज़रूरत पेश आती है जो हमारे बिहाफ पे बिज़नेस को रन कर रही थी। हमारे बिहाफ का मतलब ओनर्स के बिहाफ पे। तो ओनर के बिहाफ पे जो लोग बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं उसे आप मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजर्स कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो मैनेजर्स या मैनेजमेंट टीम जो है वो इसके बाद यूज़र्स की लिस्ट में आती है। हम ज़रा फ़्लो को लेके चल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी तबीयत ख़राब होगी अगर बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वो जो रिपोर्ट्स हमने बनाई, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज़, इंटरप्रेट करने के बाद हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, अगर वहाँ पे बिज़नेस नुकसान में नज़र आ रहा है हमें, तो हम तो कंसर्न्ड हैं, हम उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे मुख्तलिफ फ़ैसले कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सारे फ़ैसले, सारे काम खुद नहीं करते और हमने अपने सेकंड टियर में कोई मैनेजमेंट टीम रखी हुई है, तो उनको भी उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से बेनिफिट होगा और दे विल बी गेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग देयर डिसीजन फ्रॉम दिस अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको भी डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प आउट कर रही है। फाइन जी। अच्छा जी, अब इसके अलावा कोई और यूज़र हो सकता है? सर गवर्नमेंट। जी, गवर्नमेंट हो सकती है।
ओके, कुछ लोगों ने हाथ रेज किया हुआ, मैं उनसे भी पूछ लूँ। वकास, आप बता दें। जी सर, गवर्नमेंट और ओके, सप्लायर्स। बारी बारी बात करेंगे, ज़रा उस चीज़ की लॉजिक भी अंडरस्टैंड करेंगे। जी सर। आपने बोला कि गवर्नमेंट है, चले मैं मेंशन कर देता हूँ कि गवर्नमेंट कंसर्न्ड है, फाइन। आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड या नहीं आ रहा? जी सर, आ रहे हैं। चलो, थैंक यू। ये गवर्नमेंट यूज़र है। गवर्नमेंट कैसे यूज़र है? गवर्नमेंट को क्या कंसर्न है हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से? अब आप लॉजिक बताएंगे? सर टैक्सेशन के लिए अगर चाहिए या ओके, डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ फाइन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट चाहिए होती हैं। ने, शाबाश, गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस लेने हैं, और गवर्नमेंट ने अगर हमसे टैक्सेस लेने हैं तो टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेने हैं, और हमारी इनकम क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है, वो गवर्नमेंट को पता ही किस चीज़ से चलेगा? हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, जो हम अकाउंटिंग से जनरेट कर रहे हैं। शाबाश। गवर्नमेंट के अलावा और कौन है जी? सर आपने सर एम्प्लॉइज अच्छा जी, सर एम्प्लॉयज़ को भी एम्प्लॉइज ले। चलें, अभी एक वर्ड आया हुआ था, मैंने पहले वो लिखने की कोशिश की है, सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें सप्लाई करते हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री है तो हमें जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए वो सप्लायर्स सप्लाई करते हैं। ओके, उनको क्यों कंसर्न है हमारी या फाइनेंशियल उनकी पेमेंट इंफॉर्मेशन से? वापस मिलेगी नहीं मिलेगी सर, जैसे ओके, लाइबिलिटी पर कैश फ्लो फाइन क्या है फाइन। मिलेगा। इसका मतलब अगर हम खुद भी किसी को सर पैसे दे रहे एम्प्लॉइज भी हो हों, हम सकते किसी किसी को चीज़ दे रहे हों, तो वी आर मच मोर इंटरेस्टेड टू नो कि क्या हमें हमारे दिए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। क्या हम जिनको चीज़ें बेच रहे हैं, क्या वो हमें हमारे पैसे दे देंगे या नहीं दे देंगे? जिनसे चीज़ें बाय कर रहे हैं, क्या हमें उनसे पैसे मिल जाएंगे या नहीं? ये सारी बातें इसी चीज़ की बुनियाद है। ओके, अगर सप्लायर्स की बात करें तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद वो बैंक्स हैं, वो लोन प्रोवाइडर्स हैं। अगर आप बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए यू नीड टू गेट फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जिन लोगों ने आपको लोन देना है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि क्या आप लोन वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी है लोन वापस करने की या नहीं। तो ये बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहाँ से पता चलेगी हमारी कैपेसिटी है या नहीं? From the information generated from this accounting, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपने सुना, बैलेंस शीट सुना, इन चीज़ों से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन चीज़ों की बुनियाद पे वो डिसाइड करेंगे। इसका मतलब फाइनेंशियल सर एम्प्लॉइज भी हो इंस्टीट्यूशंस भी। सकते हैं। जी, एम्प्लॉयज़ को भी लिख लेते हैं मेरे दोस्त। मैं ज़रा तरतीब से चलना चाह रहा हूँ। अभी अगर हम वो जो रेलेवेंस है उस बुनियाद पर चलें तो शायद चीज़ें हमारी बेहतर होते जाएं। प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, खुदा ना खास्ता आपके पास पैसे मौजूद हों, आप किसी जगह बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जो लॉसेस में जा रहा है या प्रॉफिट्स में जा रहा है? प्रॉफिट में जाने सर। जो प्रॉफिट में जा रहा है आप उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रॉफिट में जा रहा है बिज़नेस या लॉस में जा रहा है, ये कौन बताएगा आपको? अकाउंटिंग ये सारी की इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से ही मिलेगी कि बिज़नेस फ़ायदे में है या नुकसान में है। मैं अभी जैसे बार बार लोग मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं, अब सप्लायर या कस्टमर के, मैं नहीं लिख रहा, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि मैं वो जो रेलेवेंस की बुनियाद से सबसे पहले उसको लिखा जिसका सबसे ज़्यादा कंसर्न है, ओनर। बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, फ़ायदा या नुकसान, इससे सबसे ज़्यादा जिसको कंसर्न है वो बिज़नेस का ओनर है। सेकंड नंबर पे जिसका कंसर्न होगा वो मैनेजमेंट टीम है जो ओनर के बिहाफ पे उस बिज़नेस को रन कर रही है, बिज़नेस को चला रही है, उनका सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा। गवर्नमेंट का कंसर्न होगा बिज़नेस को चलाने के लिए, अगर हमें पैसे रिक्वायर्ड हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं उनका कंसर्न होगा। सप्लायर्स और दोज पीपल जिनसे हम गुड्स बाय कर रहे हैं और हमें तब ही गुड्स देंगे जब दे नो कि हम उनको पैसे उन गुड्स के पे कर सकते हैं, उनका कंसर्न होगा। बिज़नेस एक्सपैंड करने की जब बात आती है तो हम लोन से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, और अगर आप कॉरपोरेशन की बात करें तो हम शेयर्स इशू करके प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, वो लोग जो ओनर बन सकते हैं,
उनसे भी पैसा लेते हैं। तो जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, ओनर बनना है फ्यूचर में, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है और उसकी बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। जी, अब आप लोग जो बात कर रहे हैं, मैं अगर उसमें वो भी मेंशन कर दूं, कस्टमर्स की बात आ रही थी और किसकी बात आ रही थी जी, एम्प्लॉयज़ की बात आ रही थी। ये सारे लोग भी कंसर्न रखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इस बात को आप अंडरस्टैंड करेंगे। जिसका माइक ओपन है वो ज़रा इस चीज़ का जवाब दे देगा। और कस्टमर के हवाले से भी, एम्प्लॉयज़ के हवाले से भी, यू नीड टू गेट अ जॉब। आपको कोई जॉब चाहिए, आप किसी जगह पे जॉब लेने के लिए जब जाएंगे तो क्या आप उस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के जॉब लेंगे? आप उनसे बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर करेंगे? आप उस इंफॉर्मेशन को देख के डिसाइड कर रहे होंगे आपने जॉब करनी है या नहीं? तो थोड़ा सा रेलेवेंस अपनी जगह पे है। यूज़र ज़रूर हैं, द पीपल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो यकीनन इस चीज़ को देख रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान के अंदर कल्चर है, उस कल्चर के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन को शायद इस अंदाज में शेयर भी ना किया जाता हो एम्प्लॉयज़ के साथ। और कस्टमर्स के साथ भी सेम तरह से है। अगर आप बिज़नेस के अंदर जाते हैं, कुछ चीज़ बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, वो आपको सेल करेगा। वो तब आपको सेल करेगा जब वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ले, या आप उसको सेल करेंगे, आप उससे चीज़ें लेंगे जब आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। एनीवेज, ये यूज़र्स ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है ये यूज़र्स नहीं हैं, दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जी, मैं अब एक तो सवाल ले लेता हूँ जिन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। जी मियां अमजद, यू वांट टू से समथिंग? जी सर स्टेक होल्डर भी आ सकते हैं यूजर में। शाबाश। अब आप जो फरमा रहे हैं ना, इस बात को गौर से सुनिएगा और अब जवाब देते जाइएगा। जी सर। देखिए, जो आप स्टेक होल्डर की बात कर रहे होते हैं, तो स्टेक होल्डर कहते किसको हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। स्टेक होल्डर का मतलब एवरीवन हु इज हैविंग स्टेक इन द बिजनेस। हाँ जी और सर, इंटरेस्टेड स्टेक्स, पर्सन जो भी हाँ है। जी, इंटरेस्टेड पर्सन है। तो जेंटलमैन, जो मैंने लिस्ट बनाई है आपके सामने, क्या ये इंटरेस्टेड पर्सन्स की लिस्ट नहीं है? सर वही है। वही है। तो जो आप नाम मुख्तलिफ ले रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें। स्टेक होल्डर्स ही यूज़र्स हैं। ये जी सारे की सारी जो लिस्ट बन रही है, ये स्टेक होल्डर्स की ही लिस्ट बन रही है। स्टेक होल्डर कोई सेपरेट यूज़र नहीं है। यानी जी सर। स्टेक होल्डर्स के अंदर ओनर भी आएगा, स्टेक होल्डर्स के अंदर मैनेजमेंट टीम भी आएगी, स्टेक होल्डर्स के अंदर गवर्नमेंट, सप्लायर्स, बैंक्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड सो ऑन। बहुत लंबी बात है, वो सारे ही आएंगे। अभी तो हमने लिस्ट पूरी नहीं की, लिस्ट में तो हज़ारों नाम आ सकते हैं, बट स्टेक होल्डर या यूज़र्स एक ही चीज़ के दो नाम होंगे। मेरी बात समझ पाए आप? जी सर, आगे समझ। चलिए जी। जी रुतबा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी रुतबा सगीर, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप बात कर सकती हैं। जी शहबाज रज़ा, आप बात करना चाह रहे हैं, आप कर लें बात। चलें, कोई बात नहीं करना चाह रहे एनीवेज। जी नासिर रज़ा, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं तो कर लें बात। सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। देखिए अभी तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तो ये जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टार्ट है। अच्छा अच्छा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो बहुत टफ सब्जेक्ट, इसमें टॉपिक भी आएंगे। अगर हम सही। इसे थोड़ा सा स्पीडी चलें, ये छोटी छोटी बात पे जो हम मेरे सेशन दोस्त, कर रहे क्लास होते हैं। मैंने चलानी है या आपने? बस नहीं, एक रिक्वेस्ट थी और तो कुछ चलिए, करने को। वो आप उसकी टेंशन ना लें। सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? आप खैर सिर्फ अकेले, आप अकेले ही क्लास में मौजूद नहीं हैं, बेतहाशा और लोग भी होंगे। आपको तो ये आपके बकौल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा टफ़ है, तो शायद हमारे बकौल तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतना टफ़ नहीं है, ठीक है? ठीक है। आपको समझ आ रही है वो बात करें। सिलेबस पूरा करना, समझाना वो मेरा काम होगा। वो मैंने कैसे करना है, आई नो वेल, मुझे बेहतर पता होगा कि एक एक चले छोटी छोटी बात पे ज़्यादा बात हो रही है। इस पे काइंडली एतराज़ ना करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। चले, ठीक हो गया, ठीक हो। जी
तो फिर इस तरह की बातों के लिए जब आप हैंड रेस करते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर मेरा भी टाइम डिस्टर्ब होता है। अदरवाइज़ मैं तो रेलेवेंट क्वेश्चन किसी से पूछ के उस बात को आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। और सर मैं कुछ कहना जो चाह रहा था। मिसकॉन्सेप्शन जो है ना उन्हीं को दूर करना है। जैसे एक दोस्त ने भी बयान किया कि स्टेक होल्डर इज़ समथिंग डिफरेंट, तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है। सारी उम्र ज़िंदगी में ऐसे ही आगे लेके नहीं चलना कि स्टेक होल्डर कोई और चीज़ होती है और ये जो यूज़र्स हैं कोई और चीज़ होती है। यू मे बी आस्क्ड समवेयर, आपको इस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ सकता है। तो आपको अप्लाई करने के लिए जो अभी मतलब गलत कॉन्सेप्ट्स आपके ज़हनों में बैठे हुए हैं उनको रिमूव करना है। मे बी यू आर अवेयर ऑफ दैट, लेकिन हो सकता है कि बाकी लोग उससे अवेयर नहीं हो। जी शहबाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कर लें। सर मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर एक चीज रिमेनिंग है, वो है शेयर होल्डर्स, जिनके लिए अच्छा जी, हमारी इंफॉर्मेशन बस बहुत बस इंपॉर्टेंट ठहर जाएं, होती वो है। ठहर जाएं मेरे दोस्त। ये सबसे पहले नंबर में क्या लिखा है बताएंगे? अच्छा, वो तो इंटरनल ओनर्स है ना, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये ओनर और इंटरनल ओनर भी होते हैं और एक्सटर्नल ओनर भी होते हैं। ओनर से क्या मुराद है? अच्छा, आप सही। अब सही नहीं मेरे दोस्त, जवाब तो दे दें यार। आपने सवाल सर किया, वो मेरा सवाल क्या है जी? ओनर से क्या मुराद है ये बताइएगा मुझे। ओनर्स यानी तमाम तर ओनर्स आ जाते हैं इसके अंदर। कुछ ऐसे हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। अच्छा, ये जो आपके गलत कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इन्हीं को दूर करने के लिए मैं बेसिक्स पे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है मेरे दोस्त। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 3 तरह की हैं। नंबर 1 सोल ओनरशिप कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। कितने मालिक होते हैं उसके अंदर, कितने ओनर्स होते हैं उसमें? जी शहबाज, आप ही बताएंगे। जी सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, बस पार्टनरशिप यहीं पे में। बस 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 आगे नहीं भागना। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है। और जी, अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो उसमें कितने ओनर होते हैं? बैंकिंग बिजनेस में 10 होते हैं और डिफरेंट बे टाइप्स ऑफ ओनरशिप्स अच्छा, हैं, किसी में 20 होते हैं। बहुत अच्छे। 20 होते हैं, 2 होंगे तो नेचर में डिपेंड करता है सर ये। मेरे दोस्त सोल ओनरशिप का मतलब एक ओनर है और पार्टनरशिप का मतलब आप तो मुझे मोर अपर देन लिमिट टू, बता रहे हो। तो बस टू इतनी और बात मोर कर देन टू। दें मेरे दोस्त, आप इतनी ही बात कर दें तो ज़्यादा मुनासिब है। आगे लिमिट बाद में लगाएंगे कि अगर सही। फ़लाँ बिजनेस होगा तो इतना होगा, फ़लाँ बिजनेस होगा तो इतना होगा। एक बिजनेस सोल ओनरशिप में एक ही ओनर होता है और पार्टनरशिप के अंदर आपने कहा 2 या 2 से ज़्यादा। तो सही। कंपनी किस बला को कहते हैं? कंपनी में मोर देन 2 ही होते हैं। ऐसे मोर देन 2 होते हैं और मोर देन 2 तो पार्टनरशिप भी होती है फिर। कंपनी में डिफरेंट वो है, जॉइंट स्टॉक में शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं और उसके अलावा एक ओनर भी हो सकता है कंपनी में। अच्छा, तो वो जो एक ओनर वाली कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? जी जी बता दीजिए। जी शहबाज साहब, एक ओनर वाली कंपनी कौन सी कंपनी है और जॉइंट स्टॉक कंपनी आप किसको कह रहे हैं? प्राइवेट कंपनी बोल रहा हूँ सर मैं। प्राइवेट कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल रहे हैं? नहीं नहीं, प्राइवेट अलग है, पब्लिक को जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते अच्छा हैं। अच्छा, मेरे दोस्त से सबको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ें आपने समझनी है। अगर समझ लेंगे तो शायद ज़िंदगी आपकी आसान हो जाए। कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे आप कह रहे हैं, पब्लिक। प्राइमरली जी प्राइमरली वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक पब्लिक लिमिटेड होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है। बट बिफोर दैट, ये पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड से पहले भी कंपनी, अगर लॉ पढ़ रहे हैं आप तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कंपनी की जो काइंड्स हैं उसके अंदर कुछ कंपनीज हैं जिसे लिमिटेड बाय लायबिलिटी कहा जाता है या लिमिटेड बाय शेयर्स। ये यस सर। जितनी बातें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कर रहे होते हैं, हम 99% केसेस में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। लेकिन हम जितनी बात कर रहे हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी इसको कहते हैं, जिसे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से याद करते हैं। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी ही की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, जिसमें एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर फर्दर 2 काइंड्स हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी है और एक मल्टी मेंबर कंपनी है। जिसमें एक बंदा ओनर होगा वो सिंगल मेंबर है, जिसमें मल्टी एक से ज़्यादा लोग मेंबर्स ओनर्स होंगे। ये सिंगल मेंबर का मतलब ही सिंगल ओनर है।
एक से ज़्यादा ओनर्स होंगे उस कंपनी में तो वो मल्टी मेंबर कंपनी होगी, लेकिन लिमिट अप टू 50 मेंबर्स है, 50 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे तो उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं, जिसमें एक लिस्टेड कंपनी है, एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ट्रेड हो सकते हैं, उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं, और जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते उसे नॉन लिस्टेड कहते हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर मिनिमम जो शेयर होल्डर्स की तादाद, कम से कम ओनर्स की तादाद 7 होती है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे मल्टी मेंबर कंपनी कहा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में 2 तरह की हैं, सिंगल मेंबर भी और मल्टी मेंबर भी। सिंगल के अंदर एक ही कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक, लेकिन मल्टी मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो होंगे वो 50 हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हो सकते हैं इसके अंदर ये शेयर होल्डर्स हैं। ये सारे के सारे जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, शेयर्स खरीदेगा, वो ओनर बन जाएगा। ये जो आपने टर्म इजाद किया ना, इंटरनल ओनर और एक्सटर्नल ओनर, ओनर ओनर होता है मेरे दोस्त, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल कोई भी नहीं होता। कि जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे थे, वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं, वो आर इलेक्टेड टू एक्ट एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। वो सेकंड लेयर में आ जाती है फिर मैनेजमेंट टीम। हज़ारों ओनर्स अगर हो सकते हैं तो हज़ारों के हज़ारों लोग सुबह रोज़ ऑफिस पहुंच जाए और कहें कि हमने कंपनी मशरक़ की तरफ लेके जानी है या मगरिब की तरफ, दे विल अनएबल टू डू द बिज़नेस। वो बिज़नेस चला ही नहीं पाएंगे बिकॉज एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो कंपनी चलाने के लिए तरीक़ाकार जो वज़ा किया गया कानून में, उसमें ये मेंशन कर दिया गया कि दे शुड हैव अ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे कहा जाता है, दे आर फ्रॉम अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स। और वो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट, नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो उनके बिहाफ पे कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो मेरी बात समझ पाए हैं? जब ओनर्स की हम बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए ब्रैकेट में एस लगाया। अगर सिंगल ओनरशिप है, एक ओनर है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा, अपर लिमिट जो आप तयन कर रहे हैं आप बेहतर जानते हैं, बकौल आपके बैंकिंग बिजनेस या नॉन बैंकिंग बिजनेस में मुख्तलिफ लिमिट्स हैं। और अगर इसी तरह कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ओनर्स ही कहते हैं। आप उनका नाम चेंज कर रहे हैं। सिंगल ओनरशिप में ओनर का नाम ओनर है, पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर आप पार्टनर्स के नाम से जान रहे होते हैं जो ओनर्स होते हैं, और कंपनी के अंदर उन्हें आप शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम लोग ओनर्स हैं। मेरी बात समझ आई है शहबाज साहब यस आपको? सर, समझ आ गई। चलिए, अब याद रखिएगा ये शेयर होल्डर कोई अलहदा चीज़ नहीं है और जी स्टेक होल्डर भी कोई सर, वो अलहदा मैं चीज़ नहीं इंटरनल और है। एक्सटर्नल जो है स्टेक होल्डर ही वो बोलना चाह रहा था, गलती से शेयर होल्डर बोल दिया अच्छा, था। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जी आसिफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लें। आप अपना हैंड ओवर करें शहबाज जी। आसिफ जावेद सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए। सर, मुझे ये बोलना था कि इसमें ऑडिटर्स भी आ सकते हैं लिस्ट में? ठीक है जी। ऑडिटर्स को अगर लेके आना है तो हमें ये देखना पड़ेगा उनको इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट है या नहीं है। देखिए, वो दे आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। अगर आप कंपनी की बात कर रही हैं तो कंपनी की सूरत में वो शेयर होल्डर्स की जानिब से अपॉइंट किए गए हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करें, वैलिडेट करें, चेक करें कि जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर की गई हैं वो ट्रू या फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। उसकी वजह यही है, ये बात समझने की कोशिश करें। जैसे अभी दोस्त बता रहे थे कि जो कंपनी रन की जा रही है, चलाई जा रही है, मैनेज की जा रही है, वो कंपनी के ओनर्स डायरेक्टली सारे के सारे वो बिज़नेस को नहीं चला रहे, बल्कि उनके बिहाफ पे एक मैनेजमेंट टीम है जिसे डायरेक्टर्स कहा जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं, वो कंपनी को उनके बिहाफ पे रन कर रहे हैं। दे आर रनिंग कंपनी ऑन देयर बिहाफ, तो देर इज़ ऑलवेज अ चांस, देर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट कि जो ओनर्स हैं उनकी बेनिफिट में काम करने की बजाय जो मैनेजमेंट टीम है, जो डायरेक्टर्स हैं, वो शायद अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। अगर ऐसा थ्रेट है, ऐसा डर है, इसे फाइनेंस आप आगे चल के पढ़ेंगे तो उसे फाइनेंस की टर्म्स में एजेंसी थ्योरी एक है कि एजेंट्स होते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो एजेंट का काम जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके राइट्स को, उनके बेनिफिट के लिए, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करना है।
लेकिन सम टाइम वो अपने बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, ओनर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते। इसको अगर आप अप्लाई करें, जैसे हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर द पीपल हु आर इलेक्टेड एज एमपीएज एमएनएज, उनका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव पब्लिक की वेलफेयर के लिए डिसीजंस करना, काम करना है। लेकिन अपेरेंटली शायद हमें ये लगता है कि वो हमारे बेनिफिट के लिए काम करने की बजाय अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, कॉरपोरेशन के अंदर, कंपनी के अंदर जो ओनर्स हैं उनके इस राइट को प्रोटेक्ट कर दिया गया, इन अ वे अलाउ किया गया कि डायरेक्टर्स चलाएंगे कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर के पास कंट्रोलिंग राइट रहेगा। वो उस तमाम रिपोर्ट्स को जो उस मैनेजमेंट टीम ने प्रिपेयर की हैं फॉर शेयर होल्डर्स, उन तमाम रिपोर्ट्स को ऑडिट करवाया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट से कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर कहते हैं। तो वो प्राइमरीली जो ऑडिटर्स होते हैं उनको खुद इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। टेक्निकली अगर हम समझें, वो प्राइमरीली दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स। वो ओनर्स को के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंफॉर्मेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली चाहे उनको ओनर ना भी गए, कहने को कह भी ले, सॉरी यूज़र ना भी गए, कहने को कह भी लें तो फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन प्राइमरीली समझना ये है कि वो लोग हैं, ऑडिटर्स जितने भी दुनिया में काम कर रहे होंगे, जितने पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे, उनका हमारी पब्लिक जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है उससे शायद ताल्लुक़ तब बने जब वो हमारे बिजनेस के ऑडिट के लिए काम कर रहे हैं और वो ओनर्स के बिहाफ पे करें। तो प्राइमरीली दे आर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर्स। तो ओनर्स अगर हमने लिख लिया तो ओनर के बिहाफ पे कोई भी एक्ट कर रहा होगा वो उस लिस्ट में शामिल हो सकता है। जी कोई और सवाल है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट मतलब कैसे यूजर है वो मुझे बता दें। गवर्नमेंट से मुराद मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। गवर्नमेंट से मुराद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी FBR है। FBR का मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अब जैसे डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर भी कुछ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, वो जो सर्विसेज है उस पर सेल्स टैक्स वगैरह भी इकट्ठा करती हैं एंड सो ऑन। तो ये जितने गवर्नमेंट के ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अगर आपसे टैक्स इकट्ठा करना है तो टैक्स इकट्ठा वो तब ही कर सकेंगे जब उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। अब ज़रा इस बात को डिटेल में समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, इस टैक्स कलेक्शन सिस्टम के अंदर जो अभी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है और पास में भी गवर्नमेंट एफर्ट करती रही है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से मुराद कि वो तमाम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, स्मॉल लार्ज, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें बाय करें या सेल करें, कुछ भी करें, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। अब अगर आप कहें कि टैक्स गवर्नमेंट ने वसूल करना है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स उन्हीं से वसूल करना है या गवर्नमेंट उन्हीं से टैक्स वसूल कर सकती है जिसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास मौजूद है। लाइक जो हमारे यहाँ सैलरीड पर्सनस हैं, जो कहीं जॉब्स कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलेगी तब जब उनकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। जो वो एम्प्लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट ने उनको टैक्स एजेंट नामजद किया है कि वो उनकी इनकम से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। फाइन। और अगर हम बात करें कि जो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज, इनके बनने से लेके कंपनी के वाइंड अप हो जाने तक के लिए, हर इवेंट के लिए, हर काम के लिए हमें एक अथॉरिटी की परमिशन रिक्वायर्ड है, जिसे आपने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से सुना होगा। कंपनी बनेगी तो परमिशन के बाद बनेगी। लेकिन अगर हम कहें कि सोल ओनरशिप का बिज़नेस चलाना है हमने, तो क्या सोल ओनरशिप का बिज़नेस जो है वो किसी अथॉरिटी से परमिशन लेके बन रहा है? हमारे यहाँ कितने लोग रेडी पे फल बेच रहे हैं, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो, क्या उसका कोई डेटाबेस है हमारे पास? आज जो एक बिज़नेस कर रहा है, क्या कल भी वो बिज़नेस कर रहा है या कल उस बिज़नेस से हट के वो कोई और बिज़नेस कर रहा है? हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा किसी से परमिशन ही रिक्वायर्ड नहीं है। तो जितने सोल ओनरशिप के बिजनेसेस हैं, जितने पार्टनरशिप के बिजनेसेस हैं, इसमें 99% केसेस में वी आर नॉट हैविंग एनी रिकॉर्ड। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास, और ना सरकार उनसे टैक्स वसूल कर पा रही है। इवन दाउ
कि वो उन सैलरीड लोगों से जो सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं शायद उनसे अर्निंग ज़्यादा कर रहे हों। आप अपने गली मोहल्ले में देख लें, कोई शॉप होगी, किसी मार्केट में जाते हैं, कोई शू स्टोर है, कोई गारमेंट्स का स्टोर है, वो अच्छा खासा बिजनेस भी करते होंगे, प्रॉबेबली दे विल नॉट बी पेइंग टैक्स, वो टैक्स पे नहीं कर रहे। हम अगर एम्प्लॉयज़ कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, हालांकि हमारी इनकम उनसे कम है। वो इसलिए पे कर रहे हैं बिकॉज हम पकड़े गए, हमें जिसने पैसे देने हैं उसने टैक्स काट के इनकम देनी है हमें। लेकिन जो वो सोल ओनरशिप्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, उन तमाम का कोई डेटाबेस ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो रिकॉर्ड होगा तो उससे हम टैक्स कटवाएंगे। कंपनी वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसका रिकॉर्ड स्टार्ट होने से लेके कंपनी बनने से लेके कंपनी एंड होने तक SCCB का पास मौजूद रहता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे सिंगल मेंबर कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फ़र्क है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी एक ही ओनर है और सिंगल मेंबर कंपनी में भी एक ही ओनर है। ये जो कानून है ना सिंगल मेंबर कंपनी वाला, ये 2002 में सिंगल मेंबर कंपनी रूल्स डेवलप हुए थे, वे बैक 2002 में। उससे पहले सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड की एक ही किस्म थी जिसे आप प्राइवेट लिमिटेड मल्टी मेंबर कहते थे, 2 से 50। तो गवर्नमेंट ने ये सिंगल मेंबर कंपनी क्यों बनाई? अब कंपनी बनाने का कोई बेनिफिट है जिस वजह से लोग टेम्प्ट होते हैं कि कंपनी बना लें, तो गवर्नमेंट ने कोई लोगों को बेनिफिट दिया, लेकिन गवर्नमेंट को खुद क्या बेनिफिट है ये समझने वाली बात है। देखें, अगर सोल ओनरशिप का बिजनेस है तो आपने कहीं फ़ायदे नुकसान कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो सोल ओनरशिप के बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फ्लॉ बताया जाता है वो ये है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बिजनेस की। अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है टू पे ऑफ द क्लेम्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन कंपनी, जैसे मैंने शुरू में बताया, कंपनी के अंदर सबसे पहले जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं वो कंपनी है ही लिमिटेड बाय लायबिलिटी या लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कंपनी एक ऐसा बिजनेस सेटअप का नाम है जिसके अंदर लायबिलिटी लिमिटेड है, मीन ओनर्स की लायबिलिटी महदूद है, लिमिटेड है टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस। अगर बिजनेस को नुकसान हो जाता है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, कंपनी की लीगल एंटिटी है। तो अगर कोई नुकसान होगा तो कंपनी खुद से लायबल है, कंपनी खुद सू कर सकती है, कंपनी को सू किया जा सकता है। लेकिन जो ओनर्स हैं उस कंपनी के, जिन्हें शेयर होल्डर्स कहा जा रहा है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी ओनली उस अमाउंट तक जितनी उन्होंने बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट की हुई है। अगर बिजनेस को नुकसान हो गया सो उनके कितने पैसे डूबेंगे जितने उन्होंने बिजनेस में लगाए हुए थे, कोई उनके आगे घर से पैसे वसूल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सोल ओनरशिप का बिजनेस है तो लोग उनके घर से आके भी पैसे वसूल करेंगे, उनकी जेब से पैसे निकलवाए जाएंगे। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड का जो ड्रॉबैक था सोल ओनरशिप के अंदर, उस ड्रॉबैक को कंपनी के अंदर कम कर दिया गया, मीन कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो जो सोल ओनरशिप वाले बिजनेस वाले लोग थे उनको अट्रैक्ट किया गया कि आपकी लायबिलिटी वैसे अनलिमिटेड है, अगर आप कंपनी बनाएंगे तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। सो दे आर टेम्प्टेड टू वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपनी, वो कंपनी बनाने की तरफ आ गए। लेकिन ये तो उनको फ़ायदा है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि अगर वो सोल ओनरशिप का बिजनेस कर रहे थे तो गवर्नमेंट के पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कितना टैक्स देंगे। गवर्नमेंट तो तभी प्रॉफिट या टैक्स उनसे वसूल कर सकती है जब गवर्नमेंट के इल्म में हो कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, इसका प्रॉफिट कितना, ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फ़रोग दे। और कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी बनाने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि लोग कंपनी बनाएंगे तो कंपनी अगर सिंगल मेंबर वाली ही क्यों ना हुई, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक उनको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। मीन वो अपने प्रॉफिट्स भी बताएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स अदा करने के भी पाबंद होंगे। बात समझ आइए जी? बात समझ आ गई है? चलें, ये सारे यूज़र्स के हवाले से अभी तक बात हुई। मैं अभी मतलब अगर ये लिस्ट की बात करेंगे तो ये लिस्ट नहीं ख़त्म हो रही, ये लिस्ट चलेगी जी अभी आगे। लिस्ट के अंदर तो और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन सारे लोगों को हमें ये समझ आ रही है बात टेक्निकली कि यूज़र्स वो लोग हैं जिनको बेनिफिट है, तो अकाउंटिंग का कोई ना कोई बेनिफिट तो मौजूद है। तो जी फतीहा, आप बात करना चाह रही हैं? वजाहत, आप बात करना चाह रहे हैं? कर लें बात आप। यस सर, नमाज का थोड़ा टाइम दे दे, 5-10 मिनट। जी चलें, 5 से 7 मिनट हम ब्रेक कर रहे हैं नमाज के लिए। हम 5-7 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम इसके बाद जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स की कैटेगराइजेशन है, और उसी बुनियाद पे हम फिर लिंक करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये किस चीज़ के लिए डेवलप होगा। हैव अ ब्रेक फॉर 5-7 मिनट्स फॉर प्रेयर। सर शेयरिंग स्क्रीन में आपने जो लिखा है अभी वो आ नहीं रहा है। अभी नहीं आ रहा, जो पहले वाला आ रहा था सर बस ये लिस्ट बनी हुई है कस्टमर्स जी। का क्लास। अच्छा जी ठीक है, मैं अभी लिखता हूँ जी, दोबारा ब्रेक कर लें।